तो आज अपना स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट या एसी। अपना ईएमआई का पार्ट फिनिश हुआ था। तो एसी के अंदर सबसे पहले हमें ये जानना है कि अल्टरनेटिंग करंट होती क्या है। अभी तक जो भी अपन ने करंट सीखा है या जो भी जहां जहां भी करंट की बात कर रहे थे, दैट वाज रिलेटेड टू डायरेक्ट करंट, डीसी। अभी तक डीसी की बात की जा रही थी, अब एसी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले एसी होती क्या है, या मैं कहूँ तो एसी और डीसी में कंपैरिजन की बात करें तो एसी इज, कहते हैं इसको हम प्योर एसी जब कहते हैं, तो इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, if the direction of current changes periodically, if the direction of current changes periodically with its amplitude constant, वैसे तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस भी काफी है, बट फिर भी अगर प्योर एसी की बात हो रही है, इट्स एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, तो उसे कहते हैं कि वो एसी है। तो वो प्योर एसी हो जाता है अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, तो वन एंड डैम्प्ड एसी होता है। और डीसी क्या होता है? डीसी होता है व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट, when direction of current does not change with time, does not change with time, तो उसे कहते हैं वो डीसी। तो अगर करंट की डायरेक्शन टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज होती है तो कहते हैं वो एसी है, और अगर चेंज नहीं होती है तो वो डीसी है। जैसे कुछ सिंपल से मैं अगर एसी के वेव फॉर्म्स बनाऊं, तो सबसे कॉमन वेव फॉर्म जो आप जानते हो वो है साइनसोइडल एसी, जो अपने कोर्स में है। इसमें करंट या वोल्टेज का वेरिएशन साइनसोइडल ही होता है। दिस इज साइनसोइडल एसी, करंट वर्सेस टाइम, ये भी एसी है। अरे क्या है, ठीक है, ऐसा पीरियोडिक बनाना है, सही नहीं बना ये, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा, दिन सही नहीं है आज। अभी सही है क्या? है ना, ऐसा। तो ये साइनसोइडल एसी है, ये मान लो आई नॉट और ये मान लो माइनस आई नॉट। ऐसे ही और भी वेव फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे ये भी एसी है ना, रेक्टेंगुलर एसी। कैसा है? रेक्टेंगुलर एसी, करंट वर्सेस टाइम। देखो यहाँ भी करंट की डायरेक्शन पीरियोडिकली टाइम के साथ चेंज हो रही है। और भी वेव फॉर्म्स पॉसिबल है, ट्रायंगुलर एसी हो सकता है, ऐसा, ठीक है। कुछ जगह आपको ऐसा शॉर्टूथ एसी लिखा हुआ मिलेगा, ये भी ट्रायंगुलर टाइप का ही है, बट इसको शॉर्टूथ कहते हैं क्योंकि उसके टाइप का इसका वेव फॉर्म का शेप है। जैसे शॉर्टूथ एसी, डिपेंडिंग अपन वेव फॉर्म के नाम, इसको कहते हैं शॉर्टूथ एसी। ये शॉर्टूथ वेव फॉर्म, इसको कहते हैं ट्रायंगुलर एसी, ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। इसको ऐसा बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म या रेक्टेंगुलर एसी। इसको बोलते हैं साइनसोइडल एसी, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ वेव फॉर्म।
किस फॉर्म में है, करंट का वेरिएशन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसी है ना। डीसी कैसा होगा? तो अगर प्योर डीसी की बात होती है, प्योर डीसी, दिस इज प्योर डीसी, कांस्टेंट करंट है ना। दिस इज एक्चुअली प्योर डीसी। प्योर डीसी मतलब करंट पॉजिटिव तो हो ही सही, साथ में हर जगह उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो। बट हो सकता है कांस्टेंट ना हो तो भी उसको डीसी कहेंगे, हो सकता है ऐसा आ जाए। ये भी डीसी है, क्योंकि देखो करंट कभी भी नेगेटिव नहीं है ना, हमेशा पॉजिटिव है। बट इसको प्योर डीसी नहीं कह सकते। वैसे ही ये भी डीसी है करंट के लिए, हाँ, बट ये प्योर डीसी नहीं है। प्योर डीसी का मतलब ये कांस्टेंट करंट। मैं कभी आपको कह दें प्योर डीसी क्या होता है, तो प्योर डीसी का मतलब कांस्टेंट करंट फ्लो होती है एक डायरेक्शन। ठीक है, तो एसी और डीसी के नॉर्मल वेव फॉर्म्स है। जल्दी नोट कर लीजिए जरा इसको, जल्दी नोट कीजिए एसी डीसी क्या होता है। ठीक है, चलिए अगला, वाई एसी। भाई हम एसी क्यों यूज कर रहे हैं डीसी की जगह, हम एसी क्यों बना रहे हैं? तो इसके रीजन है। पहला, इजी टू प्रोड्यूस, इजीली इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है। प्रोडक्शन डीसी का भी किया जा सकता है, बट इसका जो प्रोडक्शन होता है वो इजी और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। मतलब जहां जहां में कहीं डीसी भी काम आता है ना, वह हम बनाते एसी ही हैं और एसी को डीसी में चेंज कर लेते हैं यूजिंग रेक्टिफायर्स। तो इजी टू प्रोड्यूस। सेकेंड, इजी ट्रांसमिशन, इसका ट्रांसमिशन इजी है, लाइंस के थ्रू लॉसेस कम होते हैं। तीसरा, इजी स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, इजीली इसकी वोल्टेज को चेंज किया जा सकता है यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स। इजीली स्टेप अप एंड स्टेप डाउन यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स। और इजीली कंट्रोल ऑफ करंट, करंट को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। इसको अपन यहाँ एक एग्जांपल पढ़ेंगे, जैसे चोक कॉइल से। इट कैन बी इजीली कंट्रोल, तो इसको प्रोड्यूस करना इजी है, ट्रांसमिट करना इजी है, स्टेप अप स्टेप डाउन करना इजी है, और इसको कंट्रोल करना भी इजी है। तो इन रीजन से अपन जनरली एसी ही यूज करते हैं या एसी ही बनाते हैं। हमें कहीं पे अगर डीसी की रिक्वायरमेंट होती है, मान लो घर में कहीं भी, तो हम उसी एसी को डीसी में चेंज कर लेते हैं यूजिंग रेक्टिफायर्स, है ना। रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में चेंज करना। तो हम इसीलिए अपनी नॉर्मल लाइफ में एसी ही यूज कर रहे होते हैं। हमारे घरों में जो एसी आ रही होती है हाउस होल्ड में, वो साइनसोइडल एसी है। कैसी एसी है वो? साइनसोइडल, ऐसा होती। वैसे तो आपको पता होता है, बट फिर भी मैं अभी बस नाम ले ले रहा हूँ, आगे इसको भी डिटेल से बताऊंगा। हमारे जो हाउस होल्ड सप्लाई है, हाउस होल्ड सप्लाई, उसमें जो वोल्टेज आती है ना, वो आरएमएस वोल्टेज आती है 220 वोल्ट। कितनी आती है? 220 वोल्ट। और फ्रीक्वेंसी आती है 50 हर्ट्ज इंडिया में। इंडिया में वोल्टेज कितनी? 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना आ गया? 1/50 सेकेंड, मतलब 0.02, यही आएगा ना, 0.02 सेकेंड। इसका मतलब अपने घरों में जो सप्लाई है वो ये 0 और ये 0.02, और ये आरएमएस वैल्यू है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि अपने साइनसोइडल एसी के लिए जो पीक वैल्यू होती है वो होती है √2 इंटू आर एम एस वैल्यू। वो क्या होती है? √2 इंटू आर एम एस वैल्यू। तो आप अगर 220 को 1.4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 22 इंटू 14 कितना आया? 280 प्लस 28,
लगभग लगभग 310 के आसपास आता है ना? तो ये लगभग 310 या 311 वोल्ट आता है, और ये भी लगभग लगभग 310 या 311 वोल्ट, 308 आ रहा है, वो एक और फैक्टर आएगा, है ना? हमें इस बात को अगर इम्पोर्टेंस होती तो डिस्कस कर लेते ना। रुक जाओ, बताएंगे, रुक तो जाओ। 310 और 311, मतलब मैं यहाँ तुम्हें आरएमएस और पीक वैल्यू बता रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है। ठीक, तो ये इसकी पीक वैल्यूज। तो इसमें जो करंट का वेरिएशन आता है वो ज्यादा है, या वोल्टेज का जो वेरिएशन है ना वो ज्यादा है। आप अगर सोच के देखो, आपके यहाँ 220 वोल्ट डीसी आ रही होती, तो 220 वोल्ट डीसी का मतलब कांस्टेंट वोल्टेज आ रही है 220 वोल्ट, है ना? लेकिन अगर आपके यहाँ एसी आ रहा है 220 वोल्ट का, इसका मतलब आपके यहाँ जो वोल्टेज आ रही है वो 311 ऊपर से लेके 311 नीचे तक आ रही है ना? इसका मतलब इसका जो वोल्टेज डिफरेंस है, या जो ये गैप है ना, बहुत ज्यादा है, 622 वोल्ट का डिफरेंस एक तरह से, है ना? तो इसलिए कई बार ऐसा कहते हैं, जो तुम पूछ रहे थे हमें, कि एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी, क्योंकि एक्चुअली में 220 वोल्ट एसी जो है वो प्लस 311 से माइनस 311 वोल्ट के इक्वल है, जबकि 220 वोल्ट का जो डीसी है वो सिर्फ 220 वोल्ट के इक्वल है। तो जो बॉडी के अंदर जो अपना सेटअप होता है ना, उसके लिए ये ज्यादा डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू डीसी। ऐसे ही है, कोई मतलब नहीं इस बात का, अपने एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाए कि एसी ज्यादा डेंजरस क्यों होता है, एसी कम डेंजरस क्यों होता है, नहीं। एसी ज्यादा डेंजरस इसलिए है क्योंकि इसका जो वोल्टेज प्लस और मैक्सिमम और मिनिमम वोल्टेज के बीच का गैप है वो काफी ज्यादा है, है ना? ये इसके शॉक ज्यादा मुश्किल है। कह सकते हैं कि एक साइकिल में मिनिमम और मैक्सिमम के बीच इतना का गैप रहता है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा नहीं कहेंगे, है ना? इसको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि एक साइकिल में जो वेरिएशन है वो इतना है, इसको वेरिएशन कहते हैं। इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं कि एक का ये पोटेंशियल और दूसरा जो रेफरेंस होगा, जो जीरो मानते हैं उसका पोटेंशियल, तो उसको 622 नहीं कह सकते, है ना? ये वोल्टेज में वेरिएशन है, दिस इज नॉट पोटेंशियल डिफरेंस, कि 622 का वेरिएशन हो सकता है। जल्दी लिखिए, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इज कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के जो करंट की इक्वेशंस आपको दिखेंगी, या वोल्टेज की इक्वेशन, वो ऐसी दिखेंगी। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। एक ये दिखेगा, साइन हो सकता है या कॉस हो सकता है। दूसरा आपको दिखेगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इस फॉर्म की इक्वेशन हो सकती है। तीसरा I इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू साइन ओमेगा टी, इस फॉर्म की इक्वेशन हो सकती है। चौथा I इज इक्वल टू आई वन साइन ओमेगा टी प्लस आई टू कॉस ओमेगा टी, इस फॉर्म की इक्वेशन भी हो सकती है। नॉर्मली जो आपको इक्वेशंस मिलेगी एसी के टॉपिक में, वो इन टाइप के इक्वेशंस होने वाली है। अपने को ना इनके लिए कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए। एक होती है इसकी पीक वैल्यू, पीक वैल्यू, अगर ये इक्वेशन है तो पीक वैल्यू क्या होगी, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, है ना? फ्रीक्वेंसी या ओमेगा लिख देता हूँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसकी पीक वैल्यू क्या है और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है। सबसे पहला वाला तो अपना बिल्कुल सिंपल है, प्योर साइन वेव है ना? तो इसकी पीक वैल्यू आई नॉट होगी और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगी। दूसरा वाला, ये प्योर साइन ऐसा नहीं दिख रहा, तो इसको एक काम करते हैं, सिर्फ साइन या कॉस में चेंज कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो इट इज आई नॉट साइन 2 ओमेगा टी। तो अगर ये वेव फॉर्म हमारे पास दे रखी है, तो इस वाले वेव फॉर्म की पीक वैल्यू कितनी है, आई नॉट बाई 2।
और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 ओमेगा, साथ साथ लिखते रहिए, है ना, ये वाली वेव फॉर्म। अगर मैं इसके पीक वैल्यू की बात करूं तो I1 तो कांस्टेंट है, इसमें I2 का वेरिएशन है, सो इट विल बी I1 प्लस I2 साइन ओमेगा टी, तो इसकी पीक वैल्यू तो आएगी I1 प्लस I2, फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा ही है, वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा, और इसके अंदर पीक वैल्यू आती है, आप सब लोग जानते हो, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा। अपने को पीक वैल्यू लिखनी आनी चाहिए, है ना, कि पहले वाले की क्या होगी, दूसरे वाले की क्या होगी, या कई बार काम आ जाता है, तो ये इनकी पीक वैल्यूज, ठीक। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ये प्योर साइन कॉस के फंक्शंस हैं, मतलब इसमें या थर्ड टर्म में या तो साइन है या तो कॉस है। तीसरा वाला प्योर साइन कॉस का फंक्शन नहीं है, वो एक कांस्टेंट प्लस है, तो आगे आप देखोगे ना ये AC प्लस DC है, ये इक्वेशन जो है ना, दिस इज AC प्लस DC, मतलब ये DC टर्म है और ये उसमें एक AC टर्म को सुपर इम्पोज किया गया है, तो ये इनकी पीक वैल्यूज हैं इन फंक्शंस की। कई जगहों पे आपसे पूछ ली जा सकती है, कई जगहों पे यूज तो आती ही है कि इनकी पीक वैल्यू क्या होगी, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, जल्दी साथ साथ लिख लीजिए। ये पीक वैल्यू है। इसी तरह हम एक सीखेंगे एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू किसी फंक्शन की कैसे निकले, तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ करंट के चैप्टर में कि एवरेज करंट क्या होती है, व्हाट इज एवरेज करंट। एवरेज करंट कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन I dt T1 से T2 तक अपॉन T2 माइनस T1, दिस इज एवरेज करंट, इंटीग्रेशन I dt अपॉन डेल्टा T लिखा हुआ है नीचे, और ये क्या है, ये एरिया से निकाल सकते हैं, एरिया अंडर करंट टाइम कर्व, और ये और भी क्या है, चार्ज फ्लो। इंटीग्रेशन I dt क्या दिखाता है कि उतने टाइम में करंट टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया कितना है, या कहें तो कितना चार्ज फ्लो होगा, ठीक। दिस इज एवरेज करंट। इसकी बात पहले हो चुकी है वैसे, फिर भी अपने काम का जो पार्ट है वो अपने यहाँ एक बार फिर से करें, कि आपके पास एक साइनसोइडल AC दे रखा है, तो ये आप लोगों को आना चाहिए, जितनी मैथ्स वगैरह भी आप पढ़ चुके हो, और मैं वहां भी पढ़ा चुका हूँ, कि करंट टाइम का ग्राफ, ये 0, ये T/2, ये T, ये माइनस है ना। तो आपसे पूछते हैं फाइंड एवरेज करंट फ्रॉम, पहला 0 टू T, दूसरा 0 टू T/2, तीसरा T/2 से T, चौथा T/4 से 3T। इन इंटरवल्स में अपने को एवरेज करंट बतानी है। किसी को सीधा एरिया पता हो साइनसॉइडल का तो वो सीधा भी आंसर बता सकता है। सबसे पहले फर्स्ट का आंसर बताओ क्या होगा, फर्स्ट का एक एक करके बताओ। फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट वाले का आंसर बताओ, 0। फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, 0, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, साफ साफ दिख रहा है, जितना एरिया पॉजिटिव है उतना एरिया भी निगेटिव है ना। सेकंड वाले का आंसर 0 नहीं होगा, थर्ड वाले का आंसर 0 नहीं होगा, फोर्थ वाले का आंसर बेटा फिर से 0, यहां से यहाँ, this time is T/4, this time is 3T/4, फिर से जितना एरिया पॉजिटिव है उतना एरिया निगेटिव है, इसका भी आंसर 0। ये बात सबको समझ में आती है कि फर्स्ट और सेकंड का, फर्स्ट और फोर्थ का आंसर 0 होगा, है ना। दिस इज फुल साइकिल, फुल साइकिल एवरेज, तो AC का फुल साइकिल एवरेज क्या आता है, 0। फोर्थ वाला एक पार्टिकुलर हाफ साइकिल का एवरेज है ना। सेकंड का आंसर बताइए, अगर I0 पीक करंट है तो सेकंड का एवरेज क्या है, कैलकुलेट कीजिए।
सेकेंड केस में एवरेज क्या आएगा बताओ लिख के। ये निकलवा चुका हूं मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, डिराइव करवा चुका हूं। और आपको ऐसे भी आना चाहिए साइन ग्राफ का एरिया हाफ साइकिल में। हाफ साइकिल में साइन का एरिया 2 होता है ना, नीचे के लेंथ पाई होगी तो 2/5, तो इसका एवरेज आता है 2I0/, कितना आता है ये 2I0/। ये कहाँ पे है पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। और ये आएगा -2I0/, ये कहाँ है नेगेटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में एवरेज 2I0/, आता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में -2I0/, आता है, और जीरो भी आ सकता है। और देखो हाफ साइकिल का मतलब कोई भी हाफ साइकिल, तो मैं कहूँ ना कि एक हाफ साइकिल में इस एसी का एवरेज 0 से 2I0/, के बीच कुछ भी हो सकता है। It can have any value between 0 and 2I0/, इन हाफ साइकिल। ये कहें तो ये भी ले लो, यहाँ से लेके यहाँ के बीच कुछ भी हो सकता है, हाफ साइकिल के चॉइस पर डिपेंड करेगा। जो लोग नहीं कर पाए मैं एक बार के लिए बता दे रहा हूँ, आई एवरेज इक्वल टू, अगर मैं 0 से T/2 वाला करूँ तो सो इट इज I0 साइन ओमेगा टी, ओमेगा को मैं 2π/T, 2π/T इंटू टी लिख सकता हूँ, इंटू dt, 0 से T/2 तक अपॉन नीचे T/2, ऐसे करेंगे इंटीग्रेट। ठीक है, 0 से T/2 I0 साइन 2π/T इंटू टी, इसको इंटीग्रेट करोगे सॉल्व हो गया 2I0/π है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये, और बाकी मैं अगर कहूँ तो हाफ साइकिल एवरेज कैन हैव any value between -2I0/π and I0, 2I0/, इनके बीच की कोई भी वैल्यू ले सकता है डिपेंडिंग अपॉन चॉइस ऑफ हाफ साइकिल, कि आप कौन सा हाफ साइकिल सेलेक्ट कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, है ना। फुल साइकिल एवरेज हमेशा 0 होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर एसी का फुल साइकिल एवरेज 0 होता है तो कभी भी आपसे अगर एसी की एवरेज वैल्यू पूछी जाए, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, और आंसर 0 हुआ ऑप्शन, तब तो 0 मार्क करेंगे। लेकिन बहुत बार आप देखोगे कि 0 मार्क, 0 ऑप्शन नहीं है। तो अगर 0 ऑप्शन नहीं है, तो अगर वो एसी का एवरेज पूछ रहा है और 0 इज नॉट ऑप्शन, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव हाफ साइकिल का एवरेज पूछ रहा होता है, स्टैंडर्ड माना जाता है ये, और अपन आंसर देते हैं 2I0/π। तो वो आपसे कह देना कि हाँ एसी का एवरेज बताओ और आंसर 0 ना हो, तो अपन कहेंगे एसी का साइनोसॉइडल एसी का एवरेज मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल का एवरेज, मतलब आंसर आएगा 2I0/π। हाँ ऑप्शन 0 हुआ तो आंसर 0, फुल साइकिल एवरेज देंगे फिर तो। अगर फुल साइकिल वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो ये नहीं कहेंगे कि सही ऑप्शन नहीं, हाफ साइकिल वाला रिपोर्ट करेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल का एवरेज स्टैंडर्ड है। ठीक है, जल्दी लिखिए। एवरेज हमेशा ऐसे ही निकालते हैं, IDT/T। और एवरेज करंट एसी की 0 है ना, एवरेज 0 से टी में एसी अगर 0 है और वो कोई भी ऐसा जो सिमेट्रिकल एसी होगा ना, उसका एवरेज 0 आएगा। एवरेज 0 आने का मतलब है कि एक फुल साइकिल में कोई नेट चार्ज फ्लो नहीं होता है, क्योंकि एवरेज कितना होता है 0 इन फुल साइकिल। सो
नो नेट चार्ज फ्लोज, नो नेट चार्ज फ्लोज, कोई नेट चार्ज फ्लो नहीं होता है। तो एसी वहां कहीं भी यूज नहीं हो सकता है जहां पे हमारा यूज चार्ज बेस्ड है। तो एसी कैन नॉट बी यूज्ड where application is based on charge, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें एसी यूज नहीं कर सकते, है ना। फिर बैटरी की चार्जिंग या डिस्चार्जिंग, बैटरी की चार्जिंग, उसमें देखो एक हम एसी को डीसी में चेंज करते हैं एक्चुअली, तो जाके ये यूज हो पाता है, वरना वहां पे हम इसको यूज नहीं कर सकते। जहां जहां भी एसी का चार्ज बेस्ड यूज आएगा वहां पे हमें एसी को डीसी में चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्ट एसी को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फुल साइकिल में एसी का नेट फ्लो 0 होता है चार्जेस। ध्यान रहे ये चीज, है ना। चाहे कोई भी एसी हो, सबका फुल साइकिल एवरेज 0 आएगा अगर वो सिमेट्रिकल एसी है, तो एसी में तो सिमेट्रिकल एसी ही लेते हैं। और अपन किसी भी वेव फॉर्म का एवरेज बता सकते हैं, एवरेज उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। दूसरी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, दैट इज आरएमएस वैल्यू। पीक वैल्यू अपन सीख गए, उसके बाद एवरेज वैल्यू सीखी, अब है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस स्टैंड्स फॉर रूट मीन स्क्वायर। लिखते ऐसे हैं, होता है इसका उल्टा है। फर्स्ट ये, सेकेंड ये, थर्ड ये। पहली स्टेप होती है स्क्वायर करना, दूसरी स्टेप होती है मीन लेना, तीसरी स्टेप होती है रूट लेना। आरएमएस कैलकुलेट करने को कहा जाए, अपन अपने साइन वाले का तो याद रखेंगे, बट कोई भी नया वेव आ जाए उसका अपने को आरएमएस कैलकुलेट करने को कहा जाए, तो फर्स्ट स्टेप इज स्क्वायर करो, सेकेंड स्टेप इज मीन लो, मीन लेना अपने को आता है, आई स्क्वायर का मीन। थर्ड स्टेप इज रूट लो, मतलब मैं अगर आई आर एम एस को ऐसा लिखूं तो इट इज अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। स्क्वायर किया, फिर डी टी के साथ मीन लिया, ये मीन लिया है ना, और फिर उसका रूट लिया। दिस इज आर एम एस वैल्यू, आई स्क्वायर डी टी अपॉन डी टी, इसका अंडर रूट। ठीक, अभी अपन कुछ फंक्शंस का आरएमएस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि आरएमएस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले अपना बेसिक वाला, कि आपके पास करंट का फंक्शन दिया है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आपको इसका आरएमएस कैलकुलेट करना है। पहली स्टेप क्या थी, स्क्वायर करना, तो स्क्वायर कर लो, आई स्क्वायर, सो इट इज आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और हम फुल साइकिल में निकाल रहे हैं। दूसरी स्टेप मीन लेना, मीन ऑफ आई स्क्वायर, तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन टी, है ना। और ओमेगा अपन जानते हैं, ओमेगा कितना होता है, 2 पाई बाई टी, तो उसको आप ऐसे चेंज करके लिख सकते हो, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई बाई टी डी टी इंटू डी टी, कहाँ से कहाँ पे, 0 से टी तक, अपॉन कैपिटल टी। आई थिंक आपको साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करना आता है ना, कॉस टू थीटा में चेंज करके इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करना, उसके अंदर लिमिट्स रख देना, और फिर उसका रूट ले लेना, तो ये सॉल्व करोगे ना, तो ये आई नॉट बाई टू आएगा सॉल्व करके, आई नॉट स्क्वायर बाई टू, कितना आएगा ये, आई नॉट स्क्वायर बाय 2। ऐसे भी याद रख सकते हैं, साइन स्क्वायर फंक्शन की एवरेज वैल्यू आपको शायद याद भी होगी, साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू 1/2 होती है। कितनी होती है साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू, 1/2। साइन थीटा की फुल साइकिल एवरेज वैल्यू 0 होती है, हाफ साइकिल एवरेज 2 2/पाई आती है। साइन स्क्वायर थीटा की फुल साइकिल एवरेज वैल्यू कितनी आती है, 1/2। और फिर अगर मैं इसका रूट ले लूं,
it will be IRMS, I not by root. This is RMS वैल्यू. स्क्वायर किया, मीन लिया और फिर रूट लिया. मीन लेना अपने को आता है, स्क्वायर किया फिर उसको dt के साथ मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे उसका रूट ले लिया. ठीक है. और ये ऐसे भी याद रख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, इन सब का फुल साइकिल एवरेज क्या आता है? 1/2. और साइन थीटा का एवरेज कितना आता है? 0. साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब का एवरेज क्या आता है? 0. ये फुल साइकिल एवरेज लिखे हैं मैंने. फुल साइकिल एवरेज मैथ में सीखा होगा ना तुमने ये? हाँ भाई, मैथ्स में सीखा है ना? नहीं सीखा भाई? सीखा है ना? तो आता है, मतलब मैं बेकार टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इसमें. चलो जल्दी फटाफट लिख लो, 30 सेकेंड दे रहा हूँ, फटाफट लिख लो. और आपको अगर दिख रहा हो तो ये पीक वैल्यू बाय √2 लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? पीक वैल्यू बाय √2. पीक वैल्यू बाय √2. हाँ मित्र, रुक जाओ 2 मिनट. तो अपन ऐसे याद भी रखेंगे अपने कोर्स में इसको. अपने काम के लिए एसी में अपन बार बार आरएमएस कैलकुलेट नहीं करेंगे. अपन कहेंगे IRMS इक्वल टू, यहाँ इस केस के लिए पीक वैल्यू बाय √2. और अपने कोर्स में यही वाला वेव फॉर्म है. जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट. ठीक है, साथ साथ लिखते रहो भाई थोड़ा बहुत. तो ये सब IRMS इक्वल टू पीक वैल्यू बाय √2. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ मैं. मान लीजिए ऐसा वेव फॉर्म है, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी. आप सब लोग जानते हैं इसको, तो पहले तो ऐसा चेंज कर लेते हैं कि I0/2 साइन 2 ओमेगा टी. इसका भी फुल साइकिल एवरेज निकालोगे वही आएगा, पीक वैल्यू बाय √2, है ना. इसको वैसे स्क्वायर करके आप निकाल सकते हो, बट वही आएगा. फिर से देखो साइन 2 थीटा है ना, इसका भी फुल साइकिल एवरेज ऐसे ही जाएगा 1/2 करके. इसका भी IRMS क्या आएगा? पीक वैल्यू बाय √2. पीक बाय √2. पीक बाय √2 कर लो तो ये आ जाएगा I0/2 √2. इसकी पीक वैल्यू अब I0 नहीं है, बल्कि कितनी है? I0/2. ये काम आता है कई बार. I इज इक्वल टू I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी. अब मैं ना एवरेज बार बार इंटीग्रेट करके नहीं निकालूंगा, मैं ये चीज यूज करूंगा, याद रखना. साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज और कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज. फिर काम करते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं पहले. सो इट इज I1 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2I1 I2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी. ये मैंने फर्स्ट स्टेप किया, स्क्वायर किया है. अब मैं इसका मीन ले रहा हूँ. साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज होता है 1/2, सो इट इज I1 स्क्वायर बाय 2. कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज भी होता है 1/2, I2 स्क्वायर बाय 2. और ये साइन थीटा कॉस थीटा का एवरेज ऊपर आरएमएस निकाला है, ये भी तो साइन 2 थीटा है. और साइन थीटा का एवरेज क्या आता है? 0. तो इसका एवरेज क्या आएगा? 0. ये साइन 2 थीटा है, साइन थीटा का फुल साइकिल एवरेज 0 है, तो साइन 2 थीटा का भी फुल साइकिल एवरेज 0 ही आएगा. तो ये सिंपली क्या आ गया? अगर मैं यहाँ से IRMS निकालूं तो इसका रूट करेंगे, तो कितना आएगा? I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर अपॉन √2. तो आपको दिख रहा होगा ये भी कितना आ गया? पीक वैल्यू बाय √2. कितना आ गया? पीक वैल्यू बाय √2. ये भी था पीक वैल्यू बाय √2. पर सीधा फर्स्ट स्टेप में स्क्वायर किया. एवरेज अपन इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं, बट मुझे सीधा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इनके एवरेज पता होते हैं, तो मैं यहाँ पे कोई भी इंटीग्रेशन नहीं करूँगा, सीधा आंसर लिख दूंगा पीक वैल्यू बाय √2. और ये तीनों फॉर्म्स जो होते हैं ना, कौन कौन से? प्योर साइन, साइन वाला, साइन इंटू कॉस और साइन प्लस कॉस वाला, इनकी जो आरएमएस आती है वो पीक वैल्यू बाय
√2 ही आती है। जल्दी लिखिए। अपन इन सबकी RMS वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। और एक चौथा वाला वेव फॉर्म था, वो ध्यान से देखना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा वाला भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ सकते हैं डायरेक्टली किसकी RMS वैल्यू क्या होगी। फोर्थ वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, RMS कैलकुलेशन की। मान लो ये दे दिया है, I is equal to I1 plus I2 sin ओमेगा। अपने तो बेसिक मेथड पे चलेंगे, स्क्वायर करेंगे। सो इट इज I1 स्क्वायर प्लस इट इज I2 स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस 2I1 I2 sin स्क्वायर किया ये तो। अब मीन लीजिए I1 स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एवरेज कांस्टेंट ही होता है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज 1/2 प्लस साइन ओमेगा टी का एवरेज 0। तो इसका रूट ले लूं मैं, तो ये आएगा बेटा अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाय 2। क्या आएगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाय 2। देखो ये पीक वैल्यू बाय √2 नहीं है, दिस इज नॉट पीक वैल्यू बाय √2, क्योंकि ये प्योर एसी भी नहीं है। AC प्लस DC होता है, ये प्योर AC की प्योर साइनसोइडल फॉर्म ये नहीं है, इसीलिए इसकी RMS वैल्यू पीक वैल्यू बाय √2 भी नहीं है, याद रखो, कई बार पूछा जाता है। क्या आपसे सिंपली मान लो पूछ लिया करंट का फंक्शन है 3 + 4 sin ओमेगा टी, कि बताओ इसकी RMS वैल्यू क्या होगी। तुम सीधा कहोगे स्क्वायर करेंगे 9 + 16 sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 24 sin ओमेगा टी। ये स्क्वायर किया, मीन लोगे, है ना, मीन लोगे तो 9 का मीन 9, ये 16/2 8 हो गया, ये 0। और यहाँ से फिर IRMS आएगा √17। मैं पूछूं इसकी पीक वैल्यू क्या होगी, पीक वैल्यू क्या आएगी 3 + 4 = 7 एम्पियर। मैं पूछूं इसकी एवरेज वैल्यू क्या आएगी, यही अपना जो फंक्शन है, इस फंक्शन की एवरेज वैल्यू सोचो। अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो इसका एवरेज तो 3 और इसका एवरेज 0, एवरेज वैल्यू आएगी 3 + 0 मतलब 3। भाई दो टर्म है ना, दोनों का एवरेज ले लो सेपरेटली, तो 3 का एवरेज 3 और 4 sin ओमेगा टी, sin ओमेगा टी का एवरेज क्या आता है 0, फुल साइकिल 0। दिस इज एवरेज करंट, दिस इज पीक करंट एंड दिस इज RMS करंट। देखिए ध्यान से, RMS करंट पीक करंट बाय √2 नहीं है, ध्यान रही ये चीज। इस केस में RMS इक्वल टू पीक बाय √2 नहीं आता है, क्योंकि ये प्योर AC की फॉर्म है भी नहीं, ये साइन कॉस का फंक्शन नहीं। जल्दी लिखिए, ये सब ऐसे ही मैथमेटिक्स है। एवरेज RMS कैलकुलेट। ठीक है, चलिए अब एक नया फंक्शन दे रहा हूं। I is equal to I0 T/T, ये दिया है I is equal to I0 T/T, और आपसे पूछा है फाइंड IRMS from T = 0 to T = कैपिटल T। 0 से T तक RMS क्या होगा आपको सॉल्व करके बताना है, और आपका आंसर कोफिशिएंट ऑफ I0 की टर्म में बताना है कि I0 का कोफिशिएंट कितना है।
आई का फंक्शन है आई नॉट टी अपॉन टी, तो आपको आरएमएस वैल्यू बतानी है 0 से कैपिटल टी तक, और आपको आई नॉट का कोफिशिएंट रिपोर्ट करना है। बताइए, मेथड आपको पता है। पहले स्क्वायर करते हैं, फिर मीन लेते हैं और फिर रूट लेते हैं। बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन देखो आप गलतियां कर रहे हो। 2-3 लोगों ने सही आंसर दिया, गुड, बढ़िया। पहली स्टेप याद रखेंगे, स्क्वायर करते हैं। आई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, आई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी। फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप इंपॉर्टेंट है, हम एवरेज लेते हैं। और इस फंक्शन का एवरेज कैसे लेंगे, तो इंटीग्रेशन आई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन टी, ये आएगी एवरेज वैल्यू। ऐसे निकालते हैं एवरेज, है ना, इंटीग्रेशन से। आई नॉट अपॉन टी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी क्यूब बन जाएगा, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनेगा टी क्यूब बाई 3। टी क्यूब से टी क्यूब कैंसिल होगा, एंड इट विल बी आई नॉट स्क्वायर बाई 3। ये स्क्वायर है, और थर्ड में रूट लेते हैं, अपन जानते हैं। So I notify root 3. This is the average value. Sorry, RMS value. एवरेज पूछेगा वो भी निकाल सकते हैं। एवरेज में आई डी टी का इंटीग्रेट कर लेते हैं, बस ये स्क्वायर करके इंटीग्रेट किया है। एवरेज पूछता तो बिना स्क्वायर किए इंटीग्रेट करते हैं। कुछ भी था इसमें, पहला स्क्वायर करना था, दूसरा इंटीग्रेट करना था, और तीसरा रूट लेना था। तो पहला और तीसरा तो हमें अच्छे से आता है, एक बार स्क्वायर करते हैं, एक बार रूट लेते हैं। दूसरी स्टेप इंपॉर्टेंट है, साइन कॉस वाले में सीधा निकल जाता था, यहाँ सीधा नहीं आता, यहाँ सॉल्व करना पड़ता है। तो ऐसी वेव फॉर्म भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लॉग की फॉर्म में हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैसा भी फंक्शन दिया हो सकता है। आपको उसकी आरएमएस वैल्यू पूछी जा सकती है, और याद रखना आरएमएस पूछने का क्वेश्चन आया तो सीधा साइन कॉस तो नहीं पूछेंगे, कोई ना कोई दूसरा फंक्शन पूछेंगे। मेथड यही रहे कि स्क्वायर करेंगे, मीन लेंगे, रूट लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अपने कोर्स में जो एसी है वो अपना साइनसोइडल एसी है। साइनसोइडल एसी जो अपन सीखते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और उसके लिए पीक वैल्यू आई नॉट होती है, आरएमएस वैल्यू आई नॉट बाई रूट 2 होती है, और एवरेज वैल्यू 2 आई नॉट पाई होती है, हाफ साइकिल एवरेज। ये पता होना चाहिए, ठीक। मेजरमेंट ऑफ एसी, मेजरमेंट ऑफ एसी, एसी को मेजर कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं दोनों एक साथ बता रहा हूँ कि डीसी को कैसे मेजर करते हैं और एसी को कैसे मेजर करते हैं। अगर मैं डीसी करंट या डीसी वोल्टेज मेजर करता हूँ और एसी करंट या एसी वोल्टेज मेजर करता हूँ, तो क्या डिफरेंस। इट इज डन बाय मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, आपको याद है मैंने पढ़ा रखा है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इट इज डन बाय हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स क्यों करते हैं बताता हूँ। वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क ड्यू टू करंट। करंट के कारण टॉर्क के प्रिंसिपल पे काम करता है, एंड गिव्स रीडिंग ऑफ एवरेज करंट। लेकिन एसी में इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एसी का फुल साइकिल एवरेज 0 होता है। तो अगर मैंने एसी को अपने डीसी इंस्ट्रूमेंट में लगा दिया तो रीडिंग 0 आएगी। इसीलिए इसमें हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, एंड इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ, ये हीटिंग इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है, एंड इट गिव्स रीडिंग ऑफ आरएमएस करंट। ये आरएमएस करंट की रीडिंग देता है।
ये इंपॉर्टेंट है। एसी मीटर कौन सी रीडिंग देता है? आरएमएस। डीसी मीटर कौन सी रीडिंग देता है? एवरेज। नेक्स्ट पॉइंट है जिसको आप सेकेंड पॉइंट कह सकते हो, इट्स स्केल इज लीनियर। इट्स स्केल इज लीनियर क्यों होती है? आपको याद हो तो मैंने बताया था थीटा करंट के प्रोपोर्शनल होता है, याद है? सी थीटा इज इक्वल टू बी ना। तो इसकी स्केल लीनियर होती है। स्केल लीनियर होने का मतलब यहाँ 0 होगा तो कुछ डिस्टेंस पे 1 होगा, फिर उतने ही डिस्टेंस पे 2 होगा, फिर उतनी ही डिस्टेंस पे 3 होगा, फिर उतनी ही डिस्टेंस पे 4 होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ लीनियर स्केल कि हर थीटा के साथ करंट लीनियरली बने करेगा। इसमें क्योंकि ये हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, सो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है ना, तो थीटा जो होता है वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। मतलब यहाँ 1 एम्पियर, यहाँ कहीं 0 एम्पियर होगा, यहाँ कहीं 1 एम्पियर होगा, 2 एम्पियर यहाँ आएगा, 3 एम्पियर कहीं बहुत आगे जाके आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर के हिसाब से चेंज होता है, तो इसकी स्केल नॉन लीनियर होती है, नॉन लीनियर स्केल। ठीक है, ध्यान रखना क्योंकि एसी मीटर की स्केल नॉन लीनियर होती है क्योंकि करंट आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, थीटा तो डिफ्लेक्शन आता है, दैट इज ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, और वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आता है। जल्दी लिखिए। So AC is measured using AC instruments, not DC instruments. क्यों? क्योंकि DC से मेजर करेंगे तो रीडिंग 0 आएगी। अच्छा, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि अगर मैं DC करंट को, सुनना ध्यान से, पहले तो मैं उल्टा कह रहा हूँ, अगर मैं AC करंट को DC मीटर से नापूं, क्या कहा मैंने AC करंट को जो भी पढ़ रहे हैं DC मीटर से नापूं तो रीडिंग 0 आएगी। ये बात सबको समझ में आती है? क्योंकि डीसी मीटर कौन सी रीडिंग देता है? एवरेज वैल्यू। एसी का फुल साइकिल एवरेज क्या होता है? 0। तो अगर मैं एसी करंट को डीसी मीटर से मेजर करूं तो आंसर 0 आएगा। लेकिन अगर मैं डीसी करंट को एसी मीटर से मेजर करूं तो सही सही आंसर आएगा। क्योंकि सोच के देखो ना, मान लो 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है कांस्टेंट, मैं इसका स्क्वायर करूं, फिर इसका मीन लूं, फिर इसका रूट लूं, तो 5 ही तो आएगा। तो अगर मैं डीसी को एसी मीटर से मेजर करूं तो सही रीडिंग आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उसके स्केल के अकॉर्डिंग सही सही आएगा। बट अगर एसी मीटर से मैंने डीसी मीटर से मैंने एसी मेजर किया तो 0 आएगा, क्योंकि अपने को ये पता रखना है कि रीडिंग देता कौन क्या है। डीसी गिव्स द रीडिंग ऑफ एवरेज करंट, एसी गिव्स द रीडिंग ऑफ आरएमएस करंट। तो डीसी वाले के लिए एवरेज, तो एसी का एवरेज 0 होता है तो डीसी वाला उसकी 0 रीडिंग देगा, लेकिन एसी वाला आरएमएस रीडिंग देता है। आरएमएस एसी का भी हो सकता है, डीसी का भी हो सकता है, सही सही है, तो सही रीडिंग देता है। ठीक है, अब एक बात यहीं पे मैं सिखाऊंगा, ये तो हो गया मेजरमेंट ऑफ एसी, कि एसी में आरएमएस निकाल क्यों रहे हैं, वाई आरएमएस, वाई। तो आरएमएस इसलिए निकाल रहे हैं कि ध्यान से सुनिए, मान लो एक रेजिस्टर हो, इसमें आई करंट जा रही है जो टाइम के साथ वेरिएबल है। मैं आपसे पूछूं कि एवरेज पावर बताओ, क्या बताओ? एवरेज पावर, इसमें एवरेज कितनी पावर जाती है? ठीक है, तो आप एवरेज पावर कैसे निकालोगे? एवरेज पावर तो आपको वैसे पावर होती है आई स्क्वायर आर, और क्योंकि ये टाइम के साथ वेरिएबल है तो इंटू डी टी, है ना, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, T1 से T2 तक, ये पावर को इंटीग्रेट किया अपॉन T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। ये लिखोगे आप। कि मैं आपसे पूछूं कि एवरेज पावर कैसे निकालोगे, तो इंस्टेंटेनियस पावर कितनी थी? आई स्क्वायर आर, उसको dt से मल्टीप्लाई करेंगे T1 से T2 तक अपॉन T2 माइनस T1। और ये क्या लिखी हुई है? टोटल हीट प्रोड्यूस्ड अपॉन टोटल टाइम। तो ये क्या लिखा हुआ है? टोटल हीट प्रोड्यूस्ड अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो कहीं से मुझे ऐसे हीट प्रोड्यूस पूछी जाएगी, हीट प्रोड्यूस कैसे लिखेंगे?
हीट प्रोड्यूस, तो आप इसको कैसे लिखोगे? एवरेज पावर इनटू टाइम। कैसे लिखोगे? एवरेज पावर इनटू टाइम। अच्छा, ये जो एवरेज पावर मैंने कैलकुलेट किया है, इसको आप ध्यान से देखो, ऊपर से आर तो बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा? आई स्क्वायर डी टी, T1 से T2 तक अपॉन T2 माइनस T1। और आपको अगर ये दिख रहा हो ना, ये टर्म, तो ये आई आर एम एस का स्क्वायर लिखा हुआ है, आई आर एम एस का स्क्वायर। ये आई आर एम एस निकालते कैसे? स्क्वायर किया, फिर उसका मीन लेते हैं और फिर रूट लेते हैं। तो मैंने रूट वाली चीज हटा दी है, तो ये जो गोले के अंदर में लिखा है दिस इज आई आर एम एस स्क्वायर। तो एक रेजिस्टर से अगर वेरिएबल करंट भी फ्लो हो रही थी, तो मुझे एक्चुअली कभी हीट वीट निकालनी होती है, तो जो एवरेज पावर आती है ना, एवरेज पावर, दैट इज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। जैसा कि डीसी में होता है आई स्क्वायर इंटू आर, तो वैसा ही अगर मुझे एसी का आरएमएस पता है, तो मैं सीधा इस वेरिएबल करंट की वजह से पावर क्या लिख सकता हूँ? आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। दिस इज द यूज, है ना। तो कहते हैं कि आरएमएस को ना कई बार इफेक्टिव करंट भी कहते हैं। इफेक्टिव करंट मीन्स it gives the same, it gives the same heat या same power, average power as given by DC of value equal to IRMS, है ना। फिर जब मैं पावर कैलकुलेट करूं तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? IRMS स्क्वायर इंटू आर। मतलब देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि एक रेजिस्टर है जिससे करंट फ्लो हो रही है आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेरिएबल करंट है ना। दिस इज इक्विवेलेंट टू, इस रेजिस्टर से एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है आई आर एम एस, दैट इज आई नॉट बाई रूट। दोनों की पावर, एवरेज पावर सेम आएगी। यही हमने पीछे प्रूफ किया कि इसके लिए एवरेज पावर वही आएगी जो इसके लिए आएगी। इसके लिए तो इंटीग्रेट करके निकालना पड़ता, लेकिन इसका तो सीधा ही लिख सकते हैं। कितना होगा? आई आर एम एस स्क्वायर इंटू, इसीलिए आर एम एस कैलकुलेट करते हैं कि हम इसकी हेल्प से पावर इजीली लिख सकते हैं। एक बार पावर निकाल लिया तो हीट प्रोड्यूस्ड इज एवरेज पावर इनटू टाइम। सो दिस इज व्हाई आरएमएस इज आल्सो नोन एज इफेक्टिव करंट, क्योंकि ये इफेक्टिवली इतने कांस्टेंट करंट के इक्वल इफेक्ट दे रहा है। कि अगर मैं कहूँ कि मान लो कोई आरएमएस वैल्यू 5 एम्पियर है, तो इसका मतलब इसका इफेक्ट वैसा ही आएगा जैसा 5 एम्पियर के डीसी के फ्लो होने से आता है। जल्दी देखिए, आपका भी 11th फिजिक्स में क्या चल रहा है? चलो थोड़ी सी बात करेंगे इसके बारे में, फेज एंड फेज एंगल एंड फेज डिफरेंस। फेज एंड फेज डिफरेंस ये आप ऑलरेडी जानते हो, फिर भी मैं एक बार बस आइडिया दे रहा हूँ क्या। मान लो अपने पास करंट की इक्वेशन लिखी हुई है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है प्लस 5, ये इक्वेशन। तो आप जानते हो दिस इज पीक वैल्यू एंड दिस कंप्लीट इज फेज। अगर मैं इसके फेज को लिखूं तो ये पूरा लिखा होता है वो फेज होता है। साइन के अंदर जो पूरी टर्म लिखी हुई है वो फेज है। इस फेज के दो पार्ट है, एक है ओमेगा टी जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और एक है कांस्टेंट ओमेगा फाइव, है ना। तो जो फाइव है ना, फाइव इज फेज एट टी इक्वल टू जीरो। क्या है ये? टी इक्वल टू जीरो पे फेज है, और कई बार इसको इनिशियल फेज बोल देते हैं, इनिशियल फेज। और इसके लिए कई जगह एक एसी में एक और नाम मिलेगा तुम्हें, इपॉक करके, है ना, पता होना चाहिए बस।
बहुत रेयर है, बट ये क्या होता है, फेज एट टी इक्वल टू 0 और इनिशियल फेज। डिपेंड करता है कि टी इक्वल टू 0 पे वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ फेज। ये आप ऑलरेडी जानते हो, साइन के अंदर जो टर्म लिखी होती है उसमें डिपेंड करता है। फेज डिफरेंस क्या होता है, दो चीजों के बीच का फेज में डिफरेंस कितना है। जैसे मान लो मैं आपके सामने लिख दूं कि वोल्टेज की इक्वेशन है वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई की इक्वेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री। तो यहाँ पे अपन कहेंगे करंट का फेज पाई बाई थ्री ज्यादा है। अच्छा देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी ऐसे दो को कंपेयर कर रहे हो ना हम, तो ट्राई करना हमेशा दोनों एक में ही हो। जैसे मैं दोनों को यहाँ साइन में देख रहा हूँ और साइन भी यहाँ सेम आ रहा हो, है ना, मतलब दोनों एक जैसे एक्सप्रेशन हो तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि फेज ऑफ करंट इज ग्रेटर देन फेज ऑफ वोल्टेज। और फेज डिफरेंस आपसे पूछू ना, फेज डिफरेंस देखो, फेज डिफरेंस वैसे तो साफ साफ लिखा होना चाहिए किसका किसके साथ, बट अगर कभी ना पता हो तो अपन फेज डिफरेंस, अगर वो ना पूछ रहे हो कौन लीडिंग कौन लैगिंग, तो फेज डिफरेंस अपन हमेशा ऐसे निकालते हैं, फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट। वोल्टेज का फेज माइनस करंट का फेज, तो माइनस पाई बाई थ्री। माइनस पाई बाई थ्री का मतलब इसको कहते हैं करंट इज लीडिंग। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही होता है, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, फाइव आई माइनस फाइव भी लिख सकते हैं। उसका मतलब आई में से वी का फेज माइनस कर रहे हैं। करंट इज लीडिंग बाय पाई बाई थ्री, करंट पाई बाई थ्री के फेज से लीडिंग है, और वोल्टेज इज लैगिंग बाय पाई बाई थ्री। एक ही बात, ये कहना कि करंट पाई बाई थ्री से लीडिंग है, या ये कहना कि वोल्टेज पाई बाई थ्री से लैगिंग है, साफ साफ एक्सप्रेशन से ही दिखता है। पूछते इसी फॉर्म में 99% केसेस में। ये कभी कोई रेयरली किसी बुक ऊपर कोई घटिया सवाल देख लोगे ना तो मिल जाएगा, वो एग्जैक्टली नहीं बताते कि कौन सा डेल्टा फाइव बताना है, कि फेज वोल्टेज माइनस फेज करंट या फेज करंट माइनस फेज वोल्टेज, या आपको सिर्फ ये वैल्यू मिलेगी। ऐसा नहीं मिलेगा कि एक आंसर प्लस फाइव बाई थ्री है एक आंसर माइनस फाइव बाई थ्री, ऐसा नहीं होता, वैल्यू होता है फाइव बाई थ्री। ठीक है, ये होता है फेज डिफरेंस। दिस इज फेज डिफरेंस, मतलब इनके फेज का डिफरेंस। फेज डिफरेंस का मतलब इनके फेजेस के बीच का डिफरेंस, कौन लीडिंग कौन लैगिंग। तो करंट इज लीडिंग बाय पाई बाय थ्री, वोल्टेज इज लैगिंग बाय पाई बाय थ्री, है। जल्दी नोट कीजिए इसको। कल से अपन सर्किट स्टार्ट करेंगे, आज जो कहानी वहानी का पार्ट था अपना हो गया, कल से अपन सर्किट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन, वोल्टेज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय सिक्स and current is equal to I naught cos omega t. Which is leading and by how much angle? बताइए जल्दी, कौन लीड कर रहा है, कितने एंगल से लीड कर रहा है। कौन लीड कर रहा है, कितने एंगल से लीड कर रहा है। हाँ नहीं सही है, गुड। उत्तर सही है, गुड गुड गुड, सबके सही है, बढ़िया, सही है सबके सही है, सबके सही है।
मतलब पहली बात तो ये समझ आनी चाहिए कि सीधा नहीं करेंगे, है ना, कॉस को साइन में चेंज करेंगे। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिख लेंगे। इसको क्या लिख लेंगे? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब दोनों साइन में आ गया और दोनों के आगे साइन वाइन भी सब सेम। तो इसका फेज है इनिशियली पाई बाई 6, इसका इनिशियली फेज है पाई बाई 2। तो यहाँ से दिख रहा है कि करंट इज लीडिंग। क्या दिख रहा है? करंट इज लीडिंग। और कितने के एंगल से? पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6, दैट इज पाई बाई 3। तो करंट पाई बाई 3 के एंगल से लीड कर रहा है ना। आपको जो भी जितनी मैथ्स आती हो बड़ी अच्छी बात है। एसी के लिए एक चीज ध्यान रखना, कहीं भी कॉस ओमेगा टी होने तो इसको लिख लेना साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और माइनस कॉस ओमेगा टी हो तो इसको लिख लेना साइन ओमेगा टी माइनस पाई। सही लिखा है मैंने। आपको ध्यान रखना है कि इसको अपने को इसी फॉर्म में लिखना है। ओमेगा टी का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखना है ताकि अपन कंपेयर कर पाए, और बाहर भी साइन पॉजिटिव रखना है। तो कॉस ओमेगा टी को अपन लिख लेंगे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, माइनस कॉस को लिख लेंगे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो ऐसे करके अपन कभी भी अगर कॉस की टर्म हो सबको साइन में चेंज करके अपन कंपेयर कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक मीनिंग। फेजेस कंपेयर करना हो, आगे अपन यही यूज करेंगे हर सर्किट में, सबका फेज निकालेंगे तो अपने को ये आना चाहिए कि अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं। पता ही होता है वैसे, इसको और भी फॉर्म्स में लिख सकते हैं बट हमारे काम यही फॉर्म में लिखना है इसको, क्योंकि हम ऐसा फॉर्म चाहते हैं जिसमें साइन का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव हो और ओमेगा टी का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव, तो हम इसको इसी फॉर्म में चेंज किया करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का यही है कि आपको आई का फंक्शन दे रखा है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये करंट का फंक्शन दे रखा है, आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है। तो हमारी हाउस होल्ड सप्लाई के लिए कोई करंट की इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ से आप ओमेगा निकाल सकते हो। आपसे पूछा है कि फाइंड टाइम इन विच करंट will reach from 0 ampere to RMS। कितने टाइम में करंट 0 से RMS होगी? इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कितने टाइम लगेगा करंट को 0 से RMS होने में? तो कैसे करेंगे? सोचो जरा, रख देंगे यहाँ वैल्यू। RMS वैल्यू क्या आती है? आई नॉट बाई रूट टू। हमसे पूछा भाई कितने टाइम में करंट RMS के बराबर मिलती है, लिख देते हैं आई नॉट बाई रूट टू इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे? 50, सॉरी 100 पाई, 100 पाई लिख दिया। आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हुआ, तो यहाँ से कितना मिला? साइन 100 पाई टी इज इक्वल टू 1 बाई रूट टू। इसका मतलब ये साइन पाई बाय 4 लिखा हुआ है। क्या लिखा है ये? साइन पाई बाय 4, 100 पाई टी है ये, साइन पाई बाय 4। इसका मतलब ये जो 100 पाई टी का एंगल है ना, फेज एंगल, ये पाई बाय 4 के फेज एंगल के बराबर है। इसका मतलब वो टाइम आएगा 1 बाय 400 सेकेंड। ये पहली बार अगर मैं 0 से स्टार्ट करूँ तो इतने टाइम के बाद करंट RMS के इक्वल होगी, फिर और बढ़ेगी ना, मतलब साइनसोइडल वेरिएशन है ना। तो आपसे ये पूछा है कि कितने टाइम पे करंट IRMS हो जाएगी पहली बार। ये रहा टाइम 1 बाय 400 सेकेंड। एक बार यहाँ भी होगी, फिर एक बार इधर भी कहीं आएंगे माइनस में, फिर एक बार इधर भी कहीं आएंगे। हमें ये पहले वाला टाइम बता दिया कि 0 से RMS होने में कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल सा है कि भाई किस टाइम पे RMS के बराबर करंट फ्लो होगी, तो आई को IRMS के इक्वल कर दीजिए। द आंसर इज 1 बाय 400 सेकेंड। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नेक्स्ट टर्न पे अपन सर्किट स्टार्ट करेंगे।